आरएएस मेंस 2026 उसमें निबंध जो आपका सेक्शन है उसके एक और अंक में आपका स्वागत है। ये हमने पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बनाई है। अब हमारी जो आरएएस जंक्शन स्टडीज की एप्लीकेशन है उस पर भी ये सब कुछ अवेलेबल है। ये जो निबंध की सीरीज है उसमें हम आपको बिल्कुल बाकायदा निबंध लिख करके बताते हैं। पेपर नंबर 4 उसका जो यूनिट और उसमें भी ऐसे का पार्ट जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश कोई सी भी आपकी मीडियम आप चुनते हैं उसी में आप लिखते हैं। लेकिन लिखें कैसे, क्या आरपीएससी ने उसमें चेंज किया है, कितने जो शब्द हैं उसको कैसे लिखना है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे ये आज की क्लास 9 है, इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं और 8 की जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए जो है वो अवेलेबल है। उसमें हमने पहली क्लास में बताया था कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लिखने के लिए, लेकिन बाद में हमने उन आगे जो क्लासेस थी उसमें बताया कि कैसे हम वो ऐसे लाइव लिख सकते हैं, उसको हमें क्या क्या लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन के फेज में क्या लिखें, मेन बॉडी में क्या लिखें और कंक्लूजन में क्या लिखें। तो थोड़ा सा जब मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, जो भी नए कैंडिडेट होंगे या इवन जिन्होंने पहले भी मतलब ये लेक्चर सुना होगा तो वो एक बार वापस उनका रिपीट हो जाएगा। पेपर नंबर 4 जो है हमारा हिंदी इंग्लिश, उसमें यूनिट 3 है और उसका पार्ट है ऐसे। अब की बार जो सिलेबस चेंज किया गया है उसमें ये सिलेबस 600 वर्ड्स का और 40 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स हैं और 600 वर्ड हैं। इस तरीके से ये ऐसे होगा। आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वह 200 नंबर का पेपर है। उस 200 नंबर में 40 नंबर अगर ऐसे के हैं तो आप मान के चलिए 20% जो है वो ऐसे का ही हिस्सा है। उस 20% का मतलब ये है कि आप 3 घंटे अगर पूरा हिंदी और इंग्लिश का पेपर लिखते हैं तो उसका 20% टाइम यानी करीबन 36 मिनट्स आप जो हैं वो ऐसे पर डिवोट करेंगे। अब बात आती है कि भाई कौन कौन सा या क्या आरपीएससी ने दिया है अब की बार की स्कीम ऑफ थिंग्स में, ऐसे में क्या आएगा। तो देखिए यह जैसे मैंने बताया 40 मार्क्स हैं, 600 शब्द हैं और 6 थीम्स हैं। थीम दी गई है 6 कि इन मुद्दों के ऊपर हम आपसे ऐसे पूछेंगे। टॉपिक आ जाएगा और में करके आ सकता है। कौन कौन सी थीम है? लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज, यानी आपकी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है। जैसे हमने इससे पहली वाली जो पिछले वाली क्लास थी यानी 8th क्लास, उसमें हमने आपको बताया था कि मातृभाषा में स्टडी करना क्यों जरूरत है, वो पहचान का कैसे माध्यम हो सकती है, वो हमारी व्यक्तिगत जो आत्मविश्वास है उसका कैसे माध्यम हो सकती है और बच्चे के डेवलपमेंट में क्या योगदान देती है। इस प्रकार का एक टॉपिक था। और वो रिलेटेड किससे था? वो रिलेटेड था लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज, यानी आपके इस थीम से, भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। तो थीम तो ये है लेकिन इनसे टॉपिक बनेगा और वो टॉपिक जो है इस तरीके से बनेगा। फिर बात आती है दूसरा टॉपिक, समाज, शासन और सार्वजनिक मामले, यानी सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स। जो भी सामाजिक दिक्कतें हैं, समाज में कुछ चल रहा है, शासन व्यवस्था कैसी है, पब्लिक अफेयर्स क्या होते हैं, ये सब जो है इस थीम में कवर किए जाएंगे। ये भी हमने एक इसका टॉपिक कवर कर चुके हैं और बाकी हम आगे हमारी जो लेक्चर सीरीज होगी उसमें करेंगे। कैसे टॉपिक बनते हैं इन थीम्स में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इन थीम्स को हम कैसे एक्सपेंड करें वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात आती है साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कॉमर्स, यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। करंट अफेयर्स की कोई भी घटनाएं, डिजास्टर्स, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय जो विकास की पहल है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। टूरिज्म, कल्चर और वो भी इश्यूज जो कि कंटेम्प्रेरी हों, राजस्थान से रिलेटेड हों, यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे। इन 6 थीम्स के ऊपर आपसे किसी भी थीम में पूछ लिया जाएगा और या वो ऐसे जो है हो सकता है 2 आ जाएं, हो सकता है 3, और उनमें से आपको एक पिक करके लिखना पड़े। फिर बात आती है कि नंबर कैसे मिलेंगे। तो देखिए साफ लिखा गया है कि ये जो थीम है
इनसे संबंधित किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा और निर्दिष्ट जो विषय है उनसे पूर्णतया संबंध रखना होगा, विचार अपने सुसंगत रखने होंगे, व्यवस्थित करने होंगे, सटीकता और संक्षिप्तता रखनी होगी, विचारों की स्पष्टता हो, संरचना की सुसंगतता हो और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता हो। इनके आधार पर अंक दिए जाएंगे। फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर यू आर राइटिंग हैज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट रिलेवेंस टू द असाइंड सब्जेक्ट। जो भी आपका ये सब्जेक्ट है उससे असाइंड सब्जेक्ट जो भी आपका है उससे स्ट्रिक्ट रिलेवेंस होनी चाहिए। इसी तरीके से वी शुड ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज इन कोहेरेंट मैनर, वी शुड प्रेजेंट विद प्रेसिशन एंड ब्रेविटी and have clarity of thought, coherence of structure and effectiveness of expression। अब ये वर्ड्स क्या हैं? effectiveness of expression का ही मान लो अपन मतलब समझे तो जो भी हम लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लंबा लिख रहे हैं और उससे मतलब बहुत ही छोटा निकल रहा है। यानी हमें जो भी हम लिखें उससे क्लैरिटी से समझ में आए, जो भी हम लिखें उसमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे विचार हों। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट हम बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, कंक्लूजन को हम पहले लिख दे रहे हैं, नहीं। ये हमारा सब्जेक्ट जो भी होना चाहिए उसके साथ में हमारी रिलेवेंस होनी चाहिए। हम लिख रहे हैं मान लो फेडरलिज्म के ऊपर, लिख रहे हैं इकोनॉमी के किसी सेक्शन के ऊपर, पब्लिक अफेयर्स के किस मुद्दे के ऊपर लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं किसी और चीज की, नहीं बनेगा। यानी हमें जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके पास में ही अपने ऐसे को लिखना होगा। अब बात आती है कि भाई ये तो समझ लिया, तो ऐसे टॉपिक कैसे बनते हैं? तो देखिए, भाषा का जो टॉपिक था या थीम थी उसे टॉपिक क्या बना? वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषाओं का भविष्य। लिया कहां गया है? भाषा, यानी आपका ये जो सब्जेक्ट है उसकी थीम भाषा यानी लैंग्वेज से। तो क्या टॉपिक है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन के एरा में जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं या भाषाएं हैं उनका क्या भविष्य है। तो ऐसे का टॉपिक जो है इस तरीके से जो भी आपकी थीम्स हैं उनके बेसिस पर फ्रेम किए जाएंगे और वो ऐसे के टॉपिक आपको इस तरीके से जो हैं वो ध्यान देने हैं। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट एक बार वापस आपको बता दूं कैसे होती है ऐसे की फॉर्मेटिंग। तो देखिए, आपको पता है कि कोई भी ऐसे का टॉपिक आएगा तो यह और करके लिखा हुआ होगा आपकी आंसर बुकलेट में। यानी आप ऐसे जो हैं वो हो सकता है 2 आ जाएं, हो सकता है तीनों के तीनों आ जाएं, 3 आ जाए और उसमें से आपको एक चुनना पड़े। तो जैसे आप एक टॉपिक चुनते हैं तो उसमें आप उस टॉपिक चुने हुए की हेडिंग पहले लिख दें ऊपर की तरफ, यानी ये मैं लिखने जा रहा हूं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन का वर्ड नहीं लिखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन का ध्यान रखना है कि जो भी मैं विचार प्रस्तुत करूंगा उसको अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इंट्रोड्यूस में क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी आपके लिए टॉपिक आया तो उसमें आपको वो समस्या क्या है, हो सकता है आप उसके बारे में बता दें कि व्हाट इज द इशू। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी फैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी एनेक्डोट के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक आपको मान लो उसका कोई एंगल लगता हो तो बात कर सकते हैं। आपने कहीं पर उसकी कोई स्टोरी पढ़ी हो उसके बारे में आप बता सकते हैं। वो समस्या क्या है, कहां पर जो है वो सॉल्व हुई है, उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। और वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे लिखना वो आपको समझा रहे हैं कि अगर यही लिखने को आ जाए तो आप लिखेंगे कैसे। क्योंकि हम ये तो बता सकते हैं आप ये लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन लिख करके तो आपको बताएं। लेकिन आपको समझना है कि फॉर्मेट ऐसे होता है जहां पर हम शुरू में तो ये बताते हैं, यानी 1 या 2 पैराग्राफ का जो है वो इस तरीके से आपका प्रदर्शन होगा। वहां पर शुरू के जो 1 या 2 पैराग्राफ हैं वो इस तरीके से हम वहां पर लिखेंगे। बाद में आती है उसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी का मतलब ये है कि भाई जो भी हमने लिखा उसको हम आगे जा करके अब एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब है उसको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। यानी अगर हमने किसी समस्या के बारे में बात करी है तो उस चैलेंज या उस इशू के रीजंस क्या हैं ये हम पहले बताएंगे, यानी दीज आर द रीजंस। इसी तरीके से उस समस्या के हो सकते हैं कोई परिणाम हो या उसका कोई सॉल्यूशन वहां पर निकल रहा हो,
तो उन सॉल्यूशंस को हम इसी में लिखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से उसका कहीं पर हमने कोई बेस्ट मॉडल देखा हो, बेस्ट मॉडल का मतलब क्या है, जैसे मान लो कहीं पर हमने जल विवाद देखा, उस जल विवाद या आतंकवाद की कोई समस्या देखी, या समाज में जो है व्याप्त कुरीतियां, उसको दूर करने का कोई बेहतर मॉडल देखा, गरीबी दूर करने का कोई बेहतर मॉडल देखा, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर का दूर करने का देखा, और उसका हमें लगा कि वो कंट्री ने ये काम अच्छा किया है, वो हम यहां पर बेस्ट मॉडल के तौर पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप कोई भी मेन बॉडी में वो समस्या क्या है उसका पहलू लिख सकते हैं, वो समस्या क्यों है, कहां पर जो है हमें दिक्कतें खड़ी करती हैं, कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हाट, हाउ, इनके ऊपर जो है हम चर्चा कर सकते हैं। तो मेन बॉडी हमें उस पर्टिकुलर समस्या के इन पहलुओं के ऊपर लिखने के बारे में जो है हमारा ध्यान रहना चाहिए। जैसे ही हम ये लिख देते हैं, अभी लिखेंगे कैसे, ये हम एक एक पैराग्राफ जो हमारा होगा, जिसमें हम चार चार पांच पांच लाइन या छह लाइन जो है इन पैराग्राफ में हर पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। तो हर पैराग्राफ में हम वो समस्या को, इश्यू को, उसके समाधान को, उसके बेस्ट मॉडल को, उसके वेरियस पहल को, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसको, पहले क्या प्रयास हुआ उसको, यहां पर जो है एक एक पैराग्राफ वाइज हम आगे प्रदर्शित करते जाएं, लिखते जाएं। फिर बात आती है कि जैसे ही आपने लिख दिया तो फिर कंक्लूजन में क्या आएगा। कंक्लूजन जैसे आप लिखते हैं तो वर्ड तो आपको नहीं लिखना, लेकिन उसको स्टार्ट करने के जैसे एट लास्ट, या फिर निष्कर्षतः है, एट लास्ट निष्कर्षतः है, इन कंक्लूजन वी कैन से, या एट मतलब जैसे आफ्टर ऑल दैट इट इज एविडेंट, ये तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपका कंक्लूजन दिखाते हैं। यानी आपने अब इंट्रोडक्शन लिख लिया, आपने जो है ये अपना मेन बॉडी लिख ली, और अब जो है वो लास्ट के 1 या 2 पैराग्राफ्स में आप उसको कंक्लूड करके लिख रहे हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में जो भी आप लिखते हैं वो बेसिकली कोई भी ऐसी ऑप्टिमिस्टिक बात, यानी आशावादी कोई भी एक फैक्टर आप वहां पर लिख सकते हैं कि हाँ इस तरीके का काम अगर करेंगे तो ऐसा हो सकता है, या कोई भी ऐसा पॉजिटिव एपिसोड कहीं पर अगर कुछ हुआ हो तो उसको लिख सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। यानी हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो सॉल्यूशन की हो, न कि समस्या को समस्या की तरह देखने की। समस्या को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इस कंक्लूजन में बताएं। इसी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। कोई भी मतलब समाज के बीच समस्याएं 50 होंगी लेकिन उनको हल किया जा सकता है, इस प्रकार की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो ऐसे करके आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या क्या करना है। तो देखिए जैसे मैंने बताया 180 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे, उसका 20% आपको यहां पर टाइम यानी 36 मिनट्स आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 200 मार्क्स का आपका है, 40 मार्क्स का यानी 20% जो है वो वेटेज इस ऐसे का है। तो शुरू के जो 1 to 2 मिनट्स होते हैं आप जो हैं उस टॉपिक के बारे में, जो भी 3 या 2 टॉपिक हैं उसमें सिलेक्शन करिए। टॉपिक्स के सिलेक्शन करोगे ना तो उसी से ही आपको एक तो आगे क्या लिखने वाले हैं वो पता चल जाएगा। टॉपिक का सिलेक्शन करते समय हमें ध्यान रखना है कि इस टॉपिक के बारे में मैं कितना जानता हूं, मेरी अगर एक्सपर्टीज है इस टॉपिक में तो क्या है, कितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, कोई भी अगर मैं आइडियाज लिखूंगा तो उनको ऑर्गेनाइज में बेटर वे में कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये चीजें हमें उस टॉपिक के सिलेक्शन में फर्स्ट के 1 और 2 मिनट्स में ध्यान देनी है। फिर बात आती है आपकी नेक्स्ट के 1 to 2 मिनट्स, इसमें जो है आप उसके वेरियस पहलू, यानी वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, वो टॉपिक क्या कह रहा है तो कैसे कह रहा है, या कहां पर क्या मॉडल है, इसके कोई और भी चीजें कहां पर हमें दिक्कत कर रही हैं, या सॉल्यूशन अपनाते हैं तो क्या हो सकता है, किसके लिए जो है ये बातें चल रही हैं, फॉर होम, ये सारे जो चीजें हैं आप यहां पर आराम से उसको वर्णन कर सकते हैं। फिर बात आती है कि नेक्स्ट के 1 से 2 मिनट में आपने जो सोचा उसको आप ऑर्गेनाइज करें।
कि भैया पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये आइडिया उसके बाद में लिखेंगे, ये आइडिया उसके बाद में लिखेंगे। मतलब साफ है कि जिससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉपिक का वो बेटर हो पाए। यानी कुल मिलाकर के 5 से 6 मिनट, 7 मिनट भी अगर आप ले लें, 8 मिनट भी अगर ले लें तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टॉपिक का जो सिलेक्शन करें वो बहुत ही सही सटीक होना चाहिए। नंबर 1, उसमें ऐसा नहीं हो कि एक बार आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें और दोबारा आपको दिक्कतें उसमें आए कि हाँ मेरे को तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, मैं तो काट के वापस लिखूंगा। नो, यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर टॉपिक. What you have to do is select a topic which you feel very, very comfortable, which you feel that you can produce not only 600 words, but around 1000 words in that topic. Number 2, after that, you have to identify what, where, how, for whom this topic is talking about, what we can do with it. ये सारी जो चीजें हैं आपके next 1 to 2 minutes में you can sort it out. Then after another 2 to 3 minutes, 1 to 2 minutes, you can organize your ideas so you can present the topic with a clarity, with organizational might, और उसमें भी कहते हैं ना कि ब्रेविटी के साथ में आप उस टॉपिक को लिख सकें। फिर बात आती है आपके जो 27, 28 से 30 मिनट जो बच रहे हैं उसमें आपको 600 शब्द लिखने हैं, यानी 600 वर्ड्स। तो पर मिनट आप मान के चलिए कि करीबन 20 से 21 से 22 वर्ड आपको लिखने पड़ रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये मसाला पहले से तैयार है। यू हैव एवरी रेसिपी, every resource available at your hand. Only you have to do is per minute you have to produce 20-22 words, and that will be absolutely sufficient for you to produce a magnificent essay, provided you have selected a topic which you have a mastery on. अब बात आती है कि इसको लिख के कैसे बताएं। तो ये वो सारा फॉर्मेट है या ये वो मतलब डायमेंशन है जो कि आपको ऐसे को प्रोड्यूस करते समय ध्यान रखनी चाहिए। फिर से मैं आपको टॉपिक समझा दूं। टॉपिक क्या है? वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषाओं का भविष्य, या फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वी शुड नो फर्स्ट। हमें यह पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण के दौर में भाषाओं के इसके बारे में बात क्यों की जा रही है। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि जब भी हम एक पूरे विश्व को एक छोटा सा गांव बहुत ही हाइपर कनेक्टेड समझते हैं, सारे कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई 1 या 2 या 3 लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि अन्य लैंग्वेजेस के ऊपर अपना एक होल्ड या डोमिनेंस रखती हैं। जैसे फिलहाल अगर ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखें तो यह जो है वो इंग्लिश के द्वारा किया जा रहा है, बिकॉज कंटेंट की चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, एकेडमिक कंटेंट हो, चाहे वो कोई भी अन्य कंटेंट हो, यह इंग्लिश में ज्यादा सर्व किया जा रहा है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वह सिविलाइजेशंस के बीच में एक लिंक लैंग्वेज की तरह कार्य कर रही है। तो जिस भी लैंग्वेज में ये ज्यादा किया जा रहा है वहां पर ही आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज इसी लैंग्वेज में ही कवर होती हैं या आती हैं, जब तक कि आप पूरे वर्ल्ड से इंसुलेट नहीं हो सकें। तो एक तरह से ये हमें समझना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, it is the mode where the whole world is just becoming like a village, where there is a hyper connection. Whatever the connections are happening in a language which is called link language, called English. Content availability, all opportunities which are available are in English only. तो हमें समझना चाहिए कि विश्व में जो भी लैंग्वेजेस हैं, how they are managing as compared to English, यानी इंग्लिश के कंपैरिजन में अदर लैंग्वेज किस हिसाब से टिकी हुई हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके स्पीकर्स कितने हैं, यानी जो बोलने वाले हैं उनके भाषक जो हैं वो कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कंट्री की जो खुद की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना वो कितनी है। इस बात पर भी वो डिपेंड करेगा कि फ्यूचर कैसा रहेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब हम आपके दिमाग में सोचना है, कोई भी मतलब बात सोचे उससे पहले आना तो चाहिए ना। कि जैसे मान लो अगर मेरा सोसाइटी में कोई प्रभुत्व मेरे को जमाना है, मेरे मान लो मोहल्ले में ही, तो मैं कैसे जमाऊंगा। एक तो होता है कि मैं मेरी शिक्षा से, मेरे पास मान लो कोई धन दौलत है, मेरे संस्कारों से, मैंने जो किया उसकी वजह से ये सारा जो है वो मोहल्ले में प्रभाव डालता है। एक एंगल ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो किसी का कोई भी काम अटका, उस काम अटके हुए को मैं अपने लाइसेंस से या अपने जो कनेक्शंस हैं उससे वो मतलब बात करके
कैसे सॉर्ट आउट करा सकता हूं, वो मेरा इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक इन्फ्लुएंस नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, जैसा किसी के ऊपर मैं फोर्सफुल, उनके ऊपर वायलेंस करके, उनकी बातों को दबा करके मैं कोशिश करूंगा कि अपना प्रभुत्व जमाऊं। यानी कोई भी प्रभुत्व अगर जमाएगा तो उसके ये पहलू होंगे। तो हमारी भाषा को भी अगर ग्लोबलाइजेशन के एरा में देखना है तो हमें पता है कि देयर इज अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड इंग्लिश एंड नाउ बिकमिंग अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, इज नाउ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज वॉट एवर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, हाई पेइंग जॉब्स इन अदर जियोग्राफीज, यू हैव टू मास्टर योर इंग्लिश। तो ये तो हमें पता है, लेकिन अगर अपनी भी भाषा की रिलेवेंसी रखनी है तो आप ये समझिए कि उस लैंग्वेज के कितने स्पीकर हैं, यह ये दर्शाएगा कि वो लैंग्वेज ग्लोबलाइजेशन के दौर में कितनी टिकेगी। दूसरा, उस लैंग्वेज के कारण इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कितनी क्रिएट हो रही हैं। जैसे हमारे देश की अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो काफी वास्ट है। तो जियोग्राफिकल एरिया वास्ट होने की वजह से कोई भी कंपनीज यहां पर आती हैं तो उनको स्केल मिलता है। स्केल मिलने का मतलब वो एक पर्टिकुलर साइज अचीव कर सकती हैं। दूसरा, यहां पर जो है वो डाइवर्सिटी है वर्कफोर्स की भी। मान लो उनको अगर डाइवर्सिटी चाहिए वर्कफोर्स की तो पूरा कंट्री का ही साइज इतना है कि वो आराम से कर सकती हैं। इवन उनको स्पेशियल डाइवर्सिटी भी मिलती है कि भाई मान लो अगर वो सोचते हैं कि वी वांट टू एस्टेब्लिश आवर बिजनेस सेंटर समवेयर इन द ईस्ट, बिकॉज ऑफ द ईस्ट की जो जियोग्राफीज हैं वो कुछ हमें वहां पर रिसोर्सेज चाहिए, उसको मीटअप कर सकते हैं। वेस्ट में कोस्टल एरियाज में, या फिर अगर दिल्ली या फिर मुंबई इत्यादि के बारे में बात करूं, आईटी कैपिटल्स के बारे में बात करूं, तो स्पेशल वेरिएशन भी मिलता है। उसकी वजह से भी वो डाइवर्सिटी जो है वो जनरेट होती हैं। तो भाषाओं को जो है वहां पर भी मदद मिलती है। जैसे कन्नड़ लैंग्वेज चल रही है क्योंकि कन्नड़ में जो लोग रह रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल रही है। मान लो अगर वहां पर कोई बाहर का आदमी नहीं जाता तो वो भी कोशिश नहीं करता कन्नड़ सीखने की, मराठी में जाते हैं, कई लोग मराठी सीखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही तो लैंग्वेज का विकास होता है, ऐसे ही तो लैंग्वेज जो है उसमें रिचनेस आती है, ऐसे ही उस लैंग्वेज के तौर पर सिविलाइजेशन में ग्रो होता है। तो यही तो मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसका फ्यूचर ये आपको पहले ही सोचना है। 3 से 4 मिनट का जो मैंने बताया था ना, टॉपिक सोचना, उसके बारे में आइडियाज सोचना, ये वो ही एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वो फैक्टर हैं जहां से आपकी, और फिर आती है गवर्नमेंट की पॉलिसी कि भैया सरकार क्या प्रयास कर रही है आपकी खुद की जो लैंग्वेजेस हैं टू कंजर्व दैट, टू मेक श्योर दैट दोज लैंग्वेजेस ऑल्सो बिकम ए मीडियम ऑफ कंसर्न, a medium of attention, a medium of interest for all those people। तो इसको हमें ध्यान रखना है आगे के जो हम लैंग्वेज का जो टॉपिक लिखने वाले हैं उसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे का जो फॉर्मेट होता है उसमें जैसे पहले हम इंट्रोडक्शन, यानी पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग ये शब्द नहीं लिखेंगे लेकिन वो ऐसे का जो पूरा का पूरा है, जैसे मान लो ये ऐसे है, आप जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको वहां पर लिखें। फिर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन शब्द नहीं लिखेंगे लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कि भाषा जो है केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि सभ्यता की भी आत्मा होती है। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, तो यहां पर भाषाएं अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है बल्कि सामाजिक स्मृति, सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान परंपरा की भी संवाहक हैं। ये आपने लिखा, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पर आपने वैश्वीकरण की बात करी है कि 21वीं सदी के वैश्वीकरण, बाजारवाद और तकनीकी क्रांति के दौर में भाषाओं को अन्य चुनौतियों तथा संभावनाओं को जो है एक तरह से उसके बीच में भाषाएं खड़ी हैं। तो ये प्रश्न इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में भारतीय भाषाओं का भविष्य क्या होगा। यानी आपने वो पैरामीटर्स, ये बाउंड्री सेट कर दी कि दिस इज वेयर आई विल बी टॉकिंग या आई विल बी राइटिंग माई एसे ऑन। यानी ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर मैं मेरा जो ऐसे हैं उसको प्रोड्यूस करने वाला हूं। इसलिए आपने इंट्रोडक्शन में वो चिंताएं भी बताई, वो दौर के बारे में बात करी, चुनौतियां क्या हैं उसको भी आपने प्रतिबिंबित किया। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, लिखें कि लैंग्वेज इज नॉट मेयरली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट द वेरी सोल ऑफ अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का सोल होती है लैंग्वेज। कोई भी मान लो अगर सभ्यताएं कहीं पर भी हैं तो उसकी आत्मा कैसे होगा, सभ्यता का संचार कैसे होता है जब हम लोगों के बीच कम्युनिकेट करते हैं।
लोगों के बीच कम्युनिकेट करते हैं तो उनके आपस में ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं, उनके जो भी अन्य पहलू होते हैं सभ्यता के वो डेवलप होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो माध्यम होता है जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, वह भाषा की वजह से या बोलने वाले जो शब्द हैं उसके कारण जो आत्मीयता आती है उसके कारण होता है। इसीलिए मैंने कहा कि लैंग्वेज इज नॉट मेयरली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट द वेरी सोल ऑफ सिविलाइजेशन। In a multilingual and multicultural country like India, languages serve not merely as a tool of expression, but as a conduit of social memory, cultural identity and intellectual traditions। हमने वही बताने की कोशिश की है कि इस दौर में जो भी लैंग्वेजेस होती हैं या कोई सा भी दौर अगर चला हो, लैंग्वेजेस प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव अ मास्टरी ऑन योर लैंग्वेज, व्हाट यू कैन कम्युनिकेट टू द पीपल, व्हाट यू कैन कंजर्व। जैसे हम कुछ भी हमारी बुक्स वगैरह में लिखते हैं ना, जैसे हमने पहले भी देखा होगा पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनमें जो भी शब्द लिखे गए हैं उनके तौर पर उनकी हिस्ट्री को जो है हम बताते हैं कि ऐसा इतिहास इसका रहा होगा। वो कैसे? क्योंकि वो भाषाएं उसको प्रिजर्व कर पाई, जो भी हुआ उसको उसने जो है कागज पर उकेरा और उसके बाद में वो सभ्यताएं आगे जो हैं वो बढ़ती रहीं। लोगों को पता चला कि आखिर में होता क्या था उस समय और उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर ये सभ्यता है या हमें अगर कोई भी चीज को मान लो बताना है तो ये जो मैं बोल रहा हूं, द एक्सप्रेशन विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। इसी के लिए कहा गया है कि इन द 21st सेंचुरी एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मार्केट फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इंडियन लैंग्वेजेस एंड इवन इंडियन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस स्टैंड पोइज्ड अमिड कन्फ्लुएंस ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी इस एरा में भारतीय लैंग्वेजेस के ऊपर कई सारी चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। क्यों? क्योंकि ये 21st का जो एरा है वह ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, मार्केट के फोर्सेस के और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का एरिया है। ये हमने यहीं पर इनको बता दिया। फिर बात आती है कि एट सच अ जंक्चर the question of what the future holds for the Indian languages in this age of global competition becomes profoundly relevant। तो हमने बता दिया कि भैया इस ऐसे में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन में हम इन कीवर्ड्स को मेंशन कर चुके हैं और आगे जो है हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो कीवर्ड थे ऐसे के क्या क्या कीवर्ड थे कि एक तो भैया वैश्वीकरण का दौर और दूसरा भारतीय भाषाओं का भविष्य। इसको हमने जो है यानी एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी आर राइटिंग दीज थिंग्स क्लियरली इन द इंट्रोडक्शन। फिर बात आती है नेक्स्ट की कि वैश्वीकरण जो है उसने दुनिया को आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से परस्पर जोड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि कोई भी जो वैश्विक भाषाएं थी, स्पेशली इंग्लिश, उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा। शिक्षा हुआ, रोजगार, विज्ञान, तकनीक और व्यापार जो हैं उसमें अंग्रेजी को ही सफलता का पर्याय मान लिया गया। भारत में भी अंग्रेजी जो माध्यम है वह शिक्षा और विदेशी भाषाओं के प्रति आकर्षण भी इसी के कारण लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि कई जो भारतीय भाषाएं हैं विशेषकर जो जनजातीय लोगों के द्वारा बोली जाती हैं और क्षेत्रीय भाषाएं जो बोली जाती हैं आज वो हाशिए पर जाने लगी हैं, क्योंकि लोग घर में या तो हिंदी बोलेंगे या फिर बच्चे को एक तरह से इंग्लिश के तौर पर प्रदर्शित करेंगे। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की अनेक भाषाएं अब विलुप्ति के खतरे का भी सामना कर रही हैं। समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन हैज गॉट इट्स वेरियस चैलेंजेस फॉर एवरी लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट हैज इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एडवांसेस। Because of this, the influence of global languages like English has expanded rapidly। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंग्लिश जो है वो एक लिंक लैंग्वेज की तरह कार्य कर रही है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं, कंटेंट अवेलेबिलिटी काफ़ी है, एकेडमिक इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, रिसर्च उसमें ज़्यादा हो रहा है। दैट्स वाई इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स दिस लैंग्वेज हैज़ कम टू बी रिगार्डेड एज सिनोनिमस विद सक्सेस। अगर सक्सेस कि सिनोनिमस अगर कोई भी चीज देखनी है तो फिर वो आप मान के चलें इंग्लिश है, ऐसा इसमें बताने की कोशिश की गई है।
In India as well, the appeal of English medium education and foreign languages is steadily on the rise. The result of this trend is that many Indian languages, particularly tribal languages and regional languages, have begun to be marginalized. According to the UNESCO reports, numerous languages in India are now facing the threat of extinction. तो हमने वो प्रॉब्लम बता दी कि भैया कोई भी भाषा भारतीय भाषा ही नहीं, there are numerous languages because of globalization are now on the threat of extinction, यानी वो विलुप्ति के कगार पर इस समय हमें दिख रही हैं. फिर बात आती है कि भाई और क्या इससे, तो आप कहें कि द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडियन लैंग्वेज इज दैट ऑफ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी, यानी भारतीय भाषाओं के जो समक्ष है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भाषाई असमानता की है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण समाज है उसके बीच भाषा आधारित विभाजन अब स्पष्ट दिखाई देने लग गया है. शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर लोग हिंदी या फिर इंग्लिश की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. बहुत ही कम ये देखा जा रहा है कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो स्पीक की जा रही हो. साउदर्न इंडिया का थोड़ा सा मामला ठीक है, बाकी अन्य में ये थोड़ा अधिक है. अंग्रेजी को आधुनिकता और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने की मानसिकता ने भी एक हीन भावना को जन्म दिया है, यानी देयर इज अ लैंग्वेज बेस्ड डिवाइड दैट इज नाउ अकरिंग बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज एंड द माइंडसेट दैट इंग्लिश इज ओनली द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रेस्टीज has fostered a sense of inferiority among Indian languages. तो आपने कितना बेहतर तरीके से उनको समझा रहे हो कि भैया जो भाषा का भविष्य है वो इसकी वजह से इंपैक्टेड हो रहा है, क्योंकि हर कोई लोग अपने आप को आधुनिक दिखाने की कोशिश कर रहा है. ऑलरेडी अवेलेबिलिटी तो इंग्लिश में काफी है, लेकिन उसके तौर पर जो है एक मॉडर्निटी, हाई स्टेटस की भी एक तरह से जो है कोशिश हो रही है प्रदर्शन करने की. Whenever a person goes into a particular function and there are some people which are highly educated etc, he will try to express his ideas into English language. वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरे को जो भी बात आए मैं इंग्लिश में उसको प्रदर्शित करूं. तो देर आर दोज पीपल हु फील बहुत ही अच्छे होंगे, टैलेंटेड होंगे, अपनी मातृभाषा में अच्छा बोलते होंगे, अपनी लैंग्वेज में अच्छा बोलते होंगे, लेकिन फिर वो फील करते हैं कि ओ यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. एट दैट बिकम्स इट्स ओन चैलेंजेस फॉर दोज पीपल. बात आती है कि इसके परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही है. जैसे बताया जा रहा है कि कंसिक्वेंटली द यंगर जनरेशन इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इट्स मदर टंग्स. This constitutes not merely a linguistic crisis but also a cultural one, for the language is inextricably linked with collective memories. यानी यह केवल भाषा का ही संकट नहीं खड़ा कर रहा, यह एक सांस्कृतिक संकट भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि भाषा के जो साथ लोक स्मृतियां, परंपराएं और जीवन दृष्टियां हैं ना वो भी जुड़ी हुई हैं. क्योंकि जब हमें मानने लगेंगे ना कि ये लैंग्वेज की वजह से इसकी भाषा का संकट नहीं, लेकिन उसके साथ में सभ्यता का संकट, हमारे चिंतन का संकट, हमारे विचारों का संकट, हमारे सिविलाइजेशन का संकट भी खड़ा हो रहा है. तो फिर उसके आगे लिखें तो आप लिखें कि हालांकि कि भाई ये बातें तो हो चुकी, ये हालांकि टाइप से जो शब्द होते हैं ना वो कनेक्टर होते हैं, यानी पिछले पैराग्राफ को आप जो हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट करते हैं तो ये हाउ एवर टाइप से जो वर्ड हैं वो एक तरह से कनेक्टर के तौर पर दिखते हैं. इन एडिशन टू यानी इसके अतिरिक्त, तो उसने पिछले पैराग्राफ को आपके अगले पैराग्राफ से जो है वो अटैच कर दिया. फिर बात आती है कि व्यूइंग ग्लोबलाइजेशन सोलेली एज अ थ्रेट वुड बी वन साइडेड पर्सपेक्टिव, यानी वैश्वीकरण को केवल खतरे के रूप में देखना एक केवल दृष्टिकोण के बराबर ही होगा, यानी एकांगी दृष्टिकोण ही होगा. बताया जाता है कि इसने भारतीय भाषाओं को भी नए अवसर उत्पन्न किए हैं, यानी इट हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस. हाउ, वो हाउ का आंसर जो है आप यहां पर लिखें कि हाउ इट हैज क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर कंट्रीज. तो बात आती है कि द डिजिटल रेवोल्यूशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट हैव प्रोवाइडेड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, यानी डिजिटल क्रांति भी आई है और इंटरनेट का भी विस्तार जो हुआ है उसकी वजह से भारतीय भाषाएं अब वैश्विक मंच पर जो हैं वो दिख रही हैं. द डिजिटल कंटेंट, लिटरेचर, न्यूज, एंटरटेनमेंट मटेरियल
in Hindi, Tamil, Bengali, Marathi and other Indian languages are witnessing widespread dissemination. कैसे? जैसे हमारे ये जो भी भारतीय भाषाओं में जो डिजिटल कंटेंट है, साहित्य है, समाचार है, मनोरंजन है, उनका व्यापक विस्तार कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे लोग करीबन 3.5 से ज्यादा करोड़ से लोग जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में रहते हैं। अब उनको इस इंटरनेट के युग में अपना जो भी कंटेंट चाहिए वहां पर भी बैठे हुए मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो उनको उसी मीडियम की बातें वहां पर पता चल रही हैं। ओटीटी कंटेंट की जो एप्लीकेशन है वहां पर वो डाउनलोड करते हैं और अपना कंटेंट वहां पर सीख रहे हैं। हमारा जो कंटेंट है वह भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में और कंपटीशन के दौर में अन्य जियोग्राफीज पर भी जा रहा है। जैसे अगर हम छोटे से फूड के बारे में बात करें तो जिस मतलब टॉफी या चॉकलेट भी होती है ना, वो कम से कम भी नहीं तो 150 देशों में भारत के प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो उन कंट्रीज के लोगों में भारतीय सभ्यता को जानने का भी तो कुछ ना कुछ मतलब वो आएगा ना। तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में और हमारी एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ने भी ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, जहां पर हम ये पॉसिबल हो रहा है कि वो भारतीय भाषाएं या इन भाषाओं में लिखा गया कोई भी डिजिटल कंटेंट, साहित्य, समाचार और मनोरंजन भी उन तक जा रहा है। यानी पॉडकास्ट हुए, सोशल मीडिया हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हुए, अब वो भारतीय पहुंच को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रमुख भाषाओं में आज हमारी भारतीय हिंदी भी गिनी जा रही है। यानी सोशल मीडिया टूल्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट एंड अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव नाउ एक्सपेंडेड द रीच ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड हिंदी इज नाउ दैट्स व्हाई स्प्रेडिंग इट्स विंग्स अक्रॉस द ग्लोब। कैसे हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो भारतीय भाषाओं का जो भविष्य है ग्लोबलाइजेशन में, पहले आपने ये चैलेंजेस प्रस्तुत किए और जो अभी हो रहा है उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपने बताया, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में साफ कह दिया था कि इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड इट हैज इट्स ओन सॉल्यूशंस आल्सो एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर बात आती है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति, मैंने बताया था ना कि पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं, उसको भी आपको बताना होगा। तो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज आल्सो प्लेस्ड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, यानी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर भी हमारी नई शिक्षा जो नीति है वह विशेष बल देती है। यहां पर कहा गया है कि मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अनुवाद पर जोर दिया जा रहा है और यह मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया सीक टू इंटीग्रेट इट्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द डेवलपमेंट। यानी जो भी भारत की भाषाओं का समृद्ध साहित्य, ये जो है हमें पूरे विश्व से जोड़े। पाठ्यक्रम की अवेलेबिलिटी हो, संसाधनों की अवेलेबिलिटी हो, मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन अप टू एटलीस्ट क्लास 5 तक हो, जिसकी वजह से बच्चे का एक सर्वांगीण विकास जो है वो शुरू में हो सके, और जब उसका माइंड जो है और ज्यादा एक्सपेंड हो तब जाकर के हम उसको फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें। दैट इज वाई नई जो हमारी शिक्षा नीति है, इट इज एम्फेसाइजिंग कि हाई क्वालिटी स्कॉलरली, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लिटरेचर अगर डेवलप किया जाता है भारतीय लैंग्वेजेस में, उच्च गुणवत्ता का या ज्ञान विज्ञान का साहित्य, तो भारतीय भाषाएं जो हैं उनमें आधुनिकता आएगी। उनमें जो है लोग जो हीन भावना देखते हैं, इंग्लिश में मॉडर्निटी को ढूंढते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। और ऐसा हो क्यों पा रहा है? बिकॉज इंडियन सोसाइटी जो है उसका सिविलाइजेशन हमेशा बहुत ही रिच रहा है, सभ्यता से हम बहुत ही रिच रहे हुए लोग हैं। इसी तरीके से हमारा स्केल, हमारी जियोग्राफी, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हमारी रिसर्च एंड इनोवेशन कैपेसिटी, हमारे जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, हमारे द्वारा जो किया गया पहले जो रिसर्च था जो कि दब गया, ये सब हमें वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। फिर बात आती है कि भैया भारतीय भाषाओं का जो भविष्य है वह तकनीकी से भी गहराई से जुड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन का अनुवाद हो, वॉइस का रिकॉग्निशन हो, डिजिटल लाइब्रेरीज हो, उसमें भी जो है विकास हो रहा है हमारी लैंग्वेजेस का। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज डीपली इंटरवाइंड विद द टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, डिजिटल लाइब्रेरीज कैन प्ले ए पिवोटल रोल। आजकल तो ऐसे ब्लूटूथ के यानी एयरपोर्ट्स टाइप से इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं कि आप जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेजेस जो है रियल टाइम में उस बोले हुए को ट्रांसलेट कर देती हैं
और उस अगले वाले को पता चल जाता है, भले उसके सामने किसी भी अदर लैंग्वेज में बात कर रहा हो, लेकिन उसका रियल टाइम ट्रांसलेशन हो जाता है। किसी भी सेमिनार में बैठे हो, वो पॉलिटिशियन भले अपनी लोकल लैंग्वेज में ग्लोबल ऑडियंस को मान लो वो संबोधित कर रहा हो, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज जो है उनकी रियल टाइम में ट्रांसलेट हो जाती है उनके कान में, जो भी एयरपोर्ट वगैरह लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी, जो मशीन लर्निंग या अनुवाद जैसी जो स्कीम्स हैं, जो मतलब टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल जो लाइब्रेरीज हैं, अब ये इन लैंग्वेजेस की जो पहले अनुवाद संबंधी जो दिक्कतें थी उसको दूर कर रही हैं। इसलिए एक वैश्विक मंच भी इन लैंग्वेजेस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर एक्सप्रेशन बाय ए पर्टिकुलर पर्सन कैन बी डन इन अ लैंग्वेज ऑफ हिज और हर चॉइस, यानी उसकी जो भी चॉइस की लैंग्वेज है उसमें किया जा सके। सरकार की जो भाषिणी जैसी पहलें हैं, भारतीय भाषाओं को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन, शिक्षा और ई गवर्नेंस को भी इसके द्वारा और ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक भाषिणी रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स डिजिटली एम्पावरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड दिस कैन हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव। क्योंकि जितना आप अपनी लैंग्वेज में लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रशासन के लिए भी उतना ही उपयुक्त हो जाएगा। अगर प्रशासन जाकर के किसी भी एरिया में फॉरेन लैंग्वेज में बात करें, जिस लैंग्वेज को लोग समझ ही नहीं पाए, तो भैया वो प्रशासन की जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे वहां पर आएगी? तो यही तो एंश्योर करना है, एंड दैट इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ द डिजिटल टूल्स विच आर अवेलेबल एट आवर हैंड नाउ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर बात आती है कि सरकार यानी फिर भी नेवरदलेस, ये भी जो हैं आपके कनेक्टर्स हैं, यानी आप पुराने पैराग्राफ को नए वाले पैराग्राफ से जोड़ रहे हैं, तो अगले वाला जो भी पढ़ेगा उसको भी लगेगा कि वाह, इसको जो है ये चीजें आती हैं। यानी गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन विल नॉट सफाइस, सोसाइटी ऑल्सो मस्ट कल्टिवेट ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स लैंग्वेजेस। यानी सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, समाज को भी अपनी भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना ही होगा। It is essential to view language not an adversary of modernity but also an enabler of the development। यानी भाषा को आधुनिकता के विरोधी के रूप में नहीं बल्कि विकास के सहायक के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। जब हमें मान लें, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है कि भैया 5th जो क्लास है तब तक आप जो इंस्ट्रक्शंस दें वो मदर टंग में होने चाहिए। सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड टू द पर्सन और टू द स्टूडेंट इन हिज ओन मदर लैंग्वेज दैट कैन बी मोर आई ओपनर, द पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट मोर। यानी उसको जो है और ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझेगा। नहीं अदरवाइज क्या होगा, वो बच्चा जो है फॉरेन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जो समझाया जा रहा है उसको भी भूलता जा रहा है। तो कब उसका विकास होगा? क्योंकि वो तो जो है कोशिश ये करेगा कि मैं पहले लैंग्वेज सीखूं कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको सीखूं। इसलिए उसको आधुनिकता की दौड़ की बजाय ऐसे समझे कि समाज के साथ, सरकार के साथ में समाज का भी दायित्व है। बहुभाषिकतावाद भारत की शक्ति है, कमजोरी नहीं। अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक हो सकता है, लेकिन कीमत जो है भारतीय भाषाओं की नहीं चुकाई जा सकती। यानी मल्टीलिंग्विज्म इज इंडियाज स्ट्रेंथ नॉट इट्स वीकनेस। व्हाइल अ कमांड ऑफ इंग्लिश में बी नेसेसरी, नेग्लेक्टिंग इंडियन लैंग्वेजेस एट भारतीय भाषाओं के एक्सपेंस पर इज नॉट अ गुड आइडिया। तो हमने सब कुछ लिख दिया, तो हम कंक्लूजन के तौर पर भी लिख सकते हैं कि भारतीय यानी द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी लाइज इन इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इफ लैंग्वेजेस वीकन, बोथ कल्चरल प्लुरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस विल बी एडवर्सली इंपैक्टेड। यानी भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका आधार उसकी भाषाई विविधता है। यदि भाषाएं कमजोर हो गई तो सांस्कृतिक बहुलता और लोकतांत्रिक चेतना भी प्रभावित हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता क्या है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, तकनीक और रोजगार से जोड़ा जाए। तभी वह केवल भावनात्मक पहचान नहीं बल्कि सिंबल्स ऑफ इमोशनल आइडेंटिटी and practical and modern utility will be shown by them। यानी it is important for us that Indian languages are integrated into the spheres of education, administration। यानी जब तक उनको शिक्षा से,
प्रशासन से नहीं जोड़ोगे, व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जोड़ोगे, तब तक ये लैंग्वेजेस जो हैं पीछे हटती जाएंगी और इनके स्वरूप जो हैं वो अन्य लैंग्वेज लेती रहेंगी। तो आप लिख दें अतः यानी 10, तो कोई भी समझेगा तो समझेगा भाई अब जो है वो कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं कि वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषाओं का भविष्य संकट और संभावना दोनों का ही मिश्रण है। अगर भारत भाषाओं को तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफल होता है तो न केवल ये भाषाएं जीवित रहेंगी बल्कि वैश्विक मंच पर भी इनको पहचान मिलेगी। आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से सशक्त भारत भी जो है अपने भाषाओं के सम्मान और संवेदन के बिना उसको अचीव नहीं कर पाएगा। यानी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। इफ इंडिया सक्सीड्स इन इंटीग्रेटिंग लैंग्वेजेस विद टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, द लैंग्वेज विल नॉट ओनली सर्वाइव but also forge a new identity of global stage. For self-reliance and culturally empowered India, it is important for us to preserve and conserve our languages. तो आपने ऑप्टिमिस्टिक तौर पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस ऐसे की समाप्ति की। तो ऐसे ही आपको वहां पर लिखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए। और आपने ये देखा होगा इस पूरे के पूरे ऐसे में कोई भी ऐसा शब्द नहीं था या कोई भी ऐसा वाक्य नहीं था या कोई भी ऐसा पैराग्राफ नहीं था जो कि आपको लगे कि यार ये तो रिपीटेटिव साउंड कर रहा है, तो वापस से वही आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको वो चीजें जब पहले ही तैयार कर लेते हैं 6-7 मिनट में, तो उसका परिणाम ये होता है कि वॉट एवर यू राइट इज कंसाइज, वॉट एवर यू राइट इज ऑर्गेनाइजेशनली मतलब करेक्ट, यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन आपने सही किया है, या फिर उसको बहुत ही इफेक्टिवनेस, ब्रेविटी के साथ में आपने लिखा है और उस टॉपिक के आप बिल्कुल पास में ही हो। हमने जो टॉपिक लिखा वो जो हमारा टॉपिक था उसके हम बिल्कुल पास थे। तो ऐसे ही लगातार आप आर्य जंक्शन के साथ में बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।